Hello students, how are you all? I hope all of you are fine. So students, today we are going to discuss 2019 NDA paper. We discussed the chemistry portion. The first question that was asked is, which compound it do not exhibit different oxidation number? इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें एलिमेंट एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर रहा? तो बच्चों ये जो हमें ऑक्साइड्स दिए गए हैं, हमें इनकी कॉम्पोजिशन जो है वो पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। देखो Pb3O4 ये लेड का एक मिक्स्ड ऑक्साइड है और ये मिक्स्ड ऑक्साइड जो होता है इसके अंदर ये दो ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं लेड के इन द रेशियो 1:2। तो देखो अगर 1:2 रेशियो रहेगी तो एक एटम लेड का यहां से, दो एटम लेड के यहां से आ गए, तो टोटल कितने एटम हो गए 3। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं 2, यहां पर से 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इसको लिखा जाता है कंबाइंडली एज Pb3O4। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि लेड जो है वो कार्बन फैमिली का मेंबर है। कार्बन फैमिली जो है वो 4 वैलेंसी शो करती है। तो कार्बन फैमिली के सभी एलिमेंट्स जिसमें लेड भी आता है ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर शो करेगा, दैट इज +4। अब लेड जो है वो हमें कार्बन में सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड इसके बाद में मिलता है, टिन के बाद में। तो यहां तक आते आते एक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होगा, इसमें से दो वैल्यूज घटा दो, दो इलेक्ट्रॉन जो एस सबशेल के होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते बॉन्डिंग में, इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 भी शो करता है। तो लेड जो है यहां पर दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4 और +2। अब देखो ये दो ऑक्साइड्स पीबीओ में अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 रहेगी तो लेड की क्या आएगी +2। तो लेड जो है वो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और PbO2 इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें लेड की तो ऑक्सीजन के दो एटम्स लगे हैं, तो 2 × -2 इज -4, तो ये क्या आ जाएगा +4। तो लेड जो है वो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है कार्बन फैमिली की, एक तो +4 दूसरा +2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये दोनों ऑक्साइड्स जो हैं ये मिलके बनाते हैं Pb3O4 को। तो Pb3O4 एक तरीके से एक मिक्स्ड ऑक्साइड हो गया जिसमें ये दोनों ऑक्साइड्स प्रेजेंट थे। तो यहां पर दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो आ गई, तो इसका मतलब ये हमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब देखते हैं Fe3O4 को। Fe3O4 इट इज ऑल्सो अ मिक्स्ड ऑक्साइड और इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है ये Fe2O3 और FeO। अब देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा आयरन जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 और +3। +2 में ये कहलाता है फेरस और +3 में कहलाता है फेरिक। तो यहां पर देखो आयरन FeO के अंदर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +2, और Fe2O3 में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा +3। तो यहां पर भी आयरन जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2 और +3। तो ये जो है इसके अंदर भी ये एलिमेंट दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2 और +3। इसको देखते हैं तो अभी ये लिखा ही हुआ है, इसके अंदर आयरन सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, दैट इज +3। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है? तो ये आ गया आंसर हमारा सी। इसको भी देख लेते हैं Mn3O4। Mn3O4 जो है ये भी हमें दो ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है इस तरीके से, Mn2O3। मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है +2 और +3। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट हमें इस ऑक्साइड के फॉर्मूले में देखने को मिल जाती हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर आएगा Fe2O3। और बाकी सभी ऑक्साइड्स जो हैं इनको मिक्स्ड ऑक्साइड्स बोला जाता है, जिनका मतलब होता है दीज आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्लास। ग्लास के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सबसे पहला स्टेटमेंट, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये स्टेटमेंट तो शायद आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो। ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। सेकंड, ग्लास हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट।
ग्लास हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों, ग्लास जो है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इट इज एन अमॉर्फस सॉलिड। और अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, इनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट टॉपिक यही पढ़ाया था आपको। अमॉर्फस सॉलिड्स दे डू नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट। ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड की तरह दिखता है, इस वजह से इसका भी कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सोडा ग्लास इज हार्डर देन पायरेक्स ग्लास। मैंने आपको ग्लास का प्रिपरेशन जब कराया था तब ये टाइप्स ऑफ ग्लास में बताया था कि ग्लास के टाइप्स होते हैं। सोडा ग्लास जिसको यूज किया जाता है पैकिंग बॉटल्स वगैरह बनाने के लिए, इट इज हार्डर देन पायरेक्स ग्लास। तो देखो बच्चों, सोडा ग्लास जिसको खिड़कियां, पैकिंग बॉटल ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता है। पायरेक्स ग्लास जिसको हम यूज करते हैं बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए। तो सोडा ग्लास जो है वो इससे क्या होता है, कमजोर होता है पायरेक्स ग्लास से। तो ये हार्ड नहीं होता बल्कि ये सॉफ्ट होता है। ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ग्लास के बारे में ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट डी, बोरॉन इज प्रेजेंट इन पायरेक्स ग्लास। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा सोडा ग्लास इज नॉट हार्डर देन पायरेक्स ग्लास बट इट इज सॉफ्टर। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? क्या क्या स्टेटमेंट दिए देखिए। बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर सरफेस फिनोमिनन। तो ये क्या है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन ये दोनों सरफेस फिनोमिनन है। तो ये क्वेश्चन भी 9th क्लास का हो गया, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो हमने 9th क्लास में पढ़े थे। बॉइलिंग क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है बॉइलिंग एक सरफेस प्रोसेस है और इवेपोरेशन जो है ये एक बल्क प्रोसेस है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों ही बल्क प्रोसेस हैं। और लास्ट ऑप्शन कहता है बॉइलिंग बल्क प्रोसेस है और इवेपोरेशन जो है ये सरफेस प्रोसेस है। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने देखा हो, अगर हम किसी चीज को बॉईल करते हैं तो पूरे का पूरा लिक्विड जो है वो एगिटेट होने लग जाता है, खौलने लग जाता है। ठीक है, इट राइजेस, इट्स ट्राई टू राइज टू द सरफेस। तो पूरा का पूरा लिक्विड अंदर से जो है वो यहां पर डिस्प्लेसमेंट शो करने लग जाता है। इसका मतलब इट इज अ बल्क फिनोमिनन। बॉइलिंग इज नॉट अ सरफेस फिनोमिनन बट इट इज अ बल्क फिनोमिनन। दूसरी तरफ इवेपोरेशन जब हम करते हैं तो जब पानी इवेपोरेट होता है तो सरफेस से सिर्फ जो है हमें वेपर्स राइज होती हुई दिखाई देती हैं, अंदर जो है पानी का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो ये 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया था। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन बट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement about diamond and graphite is not correct। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है? पहला स्टेटमेंट दिया गया, डायमंड हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बट ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। डायमंड का टेट्राहेड्रल, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल प्लानर। दूसरा स्टेटमेंट देखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर डिफरेंट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज
आर डिफरेंट। थर्ड, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड डायमंड इज हार्ड। ग्रेफाइट सॉफ्ट है और डायमंड जो है ये हार्ड है। चौथा ऑप्शन, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर बट डायमंड इज नॉट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन डायमंड जो है इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। चलिए, अब हमें इनमें से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। डायमंड जो है इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर भी बताया था आपको जब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डिस्कस किया था। और ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है, हेक्सागोनल लेयर बनाता है, एक हेक्सागोनल लेयर अरेंजमेंट। पहला स्टेटमेंट ठीक दे रखा है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अब देखो बच्चों, डायमंड और ग्रेफाइट जो है इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेम होता है, इसी वजह से इनको एलोट्रॉप्स बोला जाता है। फॉर्मूला सेम है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। एलोट्रॉप्स जो होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है कि दोनों ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं। केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको जो है वो कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, डायमंड हार्ड होता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक लिखा हुआ है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर होता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक लिखा हुआ है। तो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट इज। पोर्टलैंड सीमेंट में रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है इनमें से? तो बच्चों ये हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं जब हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा था। याद रखना हमेशा 3 मटेरियल जो हैं वो जरूर डाले जाते हैं सीमेंट के अंदर। क्या क्या है 3 मटेरियल? पहला है सिलिका SiO2, दूसरा है लाइम दैट इज CaO चूना जिसको बोलते हैं, और तीसरा है एल्यूमिना। ये तीनों सबसे ज्यादा मेजर अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो सीमेंट जिसको पोर्टलैंड सीमेंट भी बोला जाता है, इसके अंदर 3 मटेरियल मेजर अमाउंट में होते हैं, CaO, SiO2 एंड Al2O3। हमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहले ऑप्शन में बोला इसने लाइम, सिलिका और SO2। दूसरे में बोला लाइम, सिलिका और CO2। तीसरे में बोला लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। और चौथे ऑप्शन में बोल रहा है लाइम, सिलिका और बोरिक एसिड। तो देखो अभी आपको बताया था लाइम, सिलिका, एल्यूमिना ये मेजर अमाउंट में होता है। इसके अलावा ये गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती सीमेंट बनाने के लिए। बोरिक एसिड जो है इसका भी हम मेजर अमाउंट में यूज नहीं करते। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पोर्टलैंड सीमेंट इज मेड अप ऑफ लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिना दैट इज Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अबाउट वाटर इज नॉट करेक्ट। कौन सा ऑप्शन पानी के बारे में ठीक नहीं है? पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन लिक्विड वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन लिक्विड वाटर। तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है पानी के अंदर, इसीलिए तो वो लिक्विड स्टेट में है। नेक्स्ट, वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट, वाटर हैज हाई हीट ऑफ फ्यूजन। हाई हीट ऑफ फ्यूजन। और चौथा है वाटर इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जैसा कि हमें पता है वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। यहां पर स्टेटमेंट लिखी गई इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसके अलावा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
तो रूम टेम्परेचर से काफी हाई है ये, तो इसको हम कह सकते हैं वाटर हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाटर हैज हाई हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन? फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग। तो जब पानी मेल्ट होता है तो उस टाइम पर उसकी हीट जितनी भी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये सभी स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही है। लास्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट सोप कंटेन्स। सॉफ्ट सोप जो है उसके अंदर क्या चीज होती है? सैंपल ऑफ सॉफ्ट सोप कंटेन, 4 ऑप्शन दिए यहां पर। पहला दिया सीजियम, सीजियम को तो हम यूज ही नहीं करते साबुन बनाने के लिए। नेक्स्ट दिया पोटेशियम, तीसरा दिया कैल्शियम और चौथा दिया मैग्नीशियम। तो देखो बच्चों, ये 2 एलिमेंट जो हैं ये तो साबुन के काम को बंद कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर, तो इनको साबुन बनाने के लिए यूज ही नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन बच गया ये। तो पोटेशियम जो हम घर पे यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, जो साबुन आती है मार्केट में, जैसे कि 5 भाई साबुन जो होती है, उनको बनाने के लिए हम पोटेशियम सॉल्ट्स का यूज करते हैं, तो वो एक सॉफ्ट सोप कहलाती है। दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्ट सोप। तो पोटेशियम जो है वो रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इट डू नॉट रिप्रेजेंट द सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट। इनमें से कौन कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्रेजेंट नहीं करता? तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो आपको अलग अलग नाम पता होने चाहिए अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो। पहला दिया लाइम वाटर, लाइमस्टोन, चौक और मार्बल। लाइम वाटर, लाइमस्टोन, चौक और मार्बल। तो लाइम वाटर जो है इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, 10th में पढ़ चुके हैं हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर। कैसे बनाया जाता है इसको? कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल देते हैं तो लाइम वाटर बन जाता है। इसको हम यूज भी करते हैं CO2 गैस को डिटेक्ट करने के लिए, जिसको बोला जाता है लाइम वाटर टेस्ट। लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3 होता है, चौक CaCO3 बनता है और मार्बल जो है वो भी CaCO3 बना होता है। तो ये हो गए हमारे लाइमस्टोन को रिप्रेजेंट करने के 3 अलग अलग मेथड। हम चौक लिख सकते हैं, चौक का मतलब भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन का मतलब भी कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल का मतलब भी कैल्शियम कार्बोनेट। तो आंसर आ जाएगा कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता, ये पूछा गया था, तो आंसर विल बी फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। सोप क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन 9 सोप क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे साबुन जो है वो सरफेस को क्लीन करती है? पहला ऑप्शन दिया विस्कोसिटी, फिर फ्लोटेशन, फिर इलास्टिसिटी। विस्कोसिटी, फ्लोटेशन, इलास्टिसिटी और चौथा ऑप्शन दिया सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। तो साबुन जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करती लिक्विड के अंदर, ऑप्शन गलत। फ्लोटेशन, तो फ्लोटेशन जो है ये बोला जाता है सरफेस पे फ्लोट करने को। सरफेस फ्लोट इज कॉल्ड फ्लोटेशन। तो साबुन जो है वो तो बल्क के अंदर भी डिसॉल्व होती है और सरफेस पे भी प्रेजेंट होती है, तो खाली फ्लोटेशन भी नहीं आएगा। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब तो है कि हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर छोड़ रहे हैं तो वो चीज अपने वापस शेप को रिटेन कर रही है। तो साबुन में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये प्रॉपर्टी रबर की होती है। सरफेस टेंशन, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा ऑयल ड्रॉपलेट्स जो होती हैं इनकी सरफेस टेंशन को साबुन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। द सोप मॉलिक्यूल रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स, और इसी वजह से ये इजीली क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सोप रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द क्लीनिंग सरफेस। जिस भी सरफेस पे ये काम करने वाली है, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो ग्रीस है, चाहे वो डर्ट है, उसकी सरफेस टेंशन को चेंज कर देती है साबुन।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर। कौन सा सब्सटेंस इनमें से मिक्सचर नहीं है? पहला, तो ये क्वेश्चन तो अगर आपको एलिमेंट्स के नाम है वैसे ही देखते ही बता दोगे। सेकंड दिया सी वाटर। सी वाटर जो है इसमें तो बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। दुनिया भर की नदियां सारा का सारा सॉल्ट डिजॉल्व करके और समुद्र में लाके डंप कर देती हैं। नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल जो है उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स, ऑक्साइड्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये तीनों जो है वो मिक्सचर है। 9th क्लास का क्वेश्चन था ये अकेला एलिमेंट है, टिन, जिसको हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए, दिस इज नॉट अ मिक्सचर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका 9th क्लास से ही दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज ड्राई आइस। इनमें से किसको ड्राई आइस बोला जाता है? तो ड्राई आइस बोला जाता है सॉलिड CO2 को। विच इज ड्राई आइस। कौन सा ड्राई आइस है? पहला ऑप्शन दिया आइस प्रेजेंट इन आइसक्रीम। आइस प्रेजेंट इन आइसक्रीम। सेकेंड, सॉलिड वाटर एट एंटार्क्टिका। सॉलिड वाटर एट एंटार्क्टिका मतलब जो पोलर रीजन है एंटार्क्टिका, वहां पर जो सॉलिड वाटर है उसको हम ड्राई आइस बोलेंगे। नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट ऑफ CO2। सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्राई आइस। नेक्स्ट, दिस इज सॉलिड वाटर ऑफ आयनोस्फेयर। तो ऐसा कोई वाटर नहीं है भाई आयनोस्फेयर में कि वहां पर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो। तो सॉलिड स्टेट ऑफ CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question says, which of the following statement regarding cathode rays is not correct? कौन सा स्टेटमेंट कैथोड रेज के बारे में सही नहीं है? कैथोड रे हमने कहां पढ़ा था? 11th क्लास, सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्कवर हुए। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 11 का, कैथोड रेज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ध्यान रखना, कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स से बनी होती है और एनोड रे जो है वो किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ द गैस इन द प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ आयंस। गैस इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो जो भी गैस हम उस ट्यूब के अंदर रहते हैं, कैथोड रे जो ट्यूब हमारी है, डिस्चार्ज ट्यूब जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो भी गैस आप भरोगे वो जब आयोनाइज होगी तो वो बनाएगी एनोड रेज, और इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड इलेक्ट्रोड से निकलते हैं दे फॉर्म दी कैथोड रेज। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है, कैथोड रे इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कैथोड रे पार्टिकल दे स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड। तो कैथोड रे पार्टिकल ये ओरिजिनेट होता है एनोड पे, स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड। तो अगर आपको याद हो, कैथोड से निकलने वाले पार्टिकल को ही तो कैथोड रे बोला गया था। तो ये स्टेटमेंट आपको उल्टी लिख के दे रखी है। कैथोड रे कैथोड से ही स्टार्ट होती है, तो क्योंकि वो कैथोड से स्टार्ट हो रही है इसी वजह से उसको कैथोड रे बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर उल्टा बोल दिया, कैथोड रे स्टार्ट होती है एनोड से। नहीं, गलत। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही बात है। तो हमने पढ़ा था कि भाई अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैथोड रे जो है वो बेंड हो जाती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैथोड रे जो है वो बेंड हो जाती है। तो अगर हम ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो ये बेंड नहीं होंगी। ठीक है, तो अगर आप इसको हटा देते हो तो ये बेंड नहीं होंगी। तो यही पूछा गया है कि एब्सेंस में
एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज ट्रैवल स्ट्रेट, ये आ जाएगा सही स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट देखो क्या बोला इन्होंने, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब और कैथोड रे ट्यूब। टीवी ट्यूब्स, जो पुराने टीवी आते थे जिनमें पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, ये कैथोड रे ट्यूब होती थी। बिल्कुल सही बात है। इनके अंदर पीछे एक प्रोजेक्टर के लिए हमारे पास कॉइल होती थी, यहां से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते थे और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से डाइवर्ट कर देते थे। यहाँ पर स्क्रीन होती थी और स्क्रीन पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराते थे तो यहाँ पर एक पिक्चर प्रोड्यूस हो जाती थी। तो कैथोड रे ट्यूब के प्रिंसिपल के ऊपर ही बना था जो हमारा टीवी था, पिक्चर ट्यूब वाला टीवी। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो है ये सही नहीं दे रखा अबाउट कैथोड रेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A very large volume of hydrogen can be accommodated by making आप काफी सारी हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हो इनमें से क्या चीज बना के। पहला है नॉन मेटालिक हाइड्राइड, दूसरा दे रखा है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तीसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, और चौथा है मेटालिक हाइड्राइड, एल्कली मेटल हाइड्राइड्स, एल्कली मेटल हाइड्राइड्स। तो देखो बच्चों, यहां पर नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स गैसियस स्टेट में होते हैं तो उनको हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, अगर स्टोर करते भी हैं तो भी हमें जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ने वाली है ये चीज। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है H2O2, ये डीकंपोज होकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ना कि हाइड्रोजन। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स आपने सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th में पढ़े होंगे, लेकिन इनको हम हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए यूज नहीं करते। एल्कली मेटल हाइड्राइड्स क्लास 11th में पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट में, they are specially used for hydrogen storage. So this option is correct. Alkali metal hydrides are used for storage of hydrogen. Next question देखो, which of the following is not a monoatomic element? इनमें से कौन सा मोनोएटॉमिक एलिमेंट नहीं है? मोनोएटॉमिक एलिमेंट का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट जिसका फॉर्मूला उसमें एक सिंगल एटम प्रेजेंट हो। मोनोएटॉमिक एलिमेंट कौन सा नहीं है? चार ऑप्शंस दिए, कॉपर, हीलियम, आयोडीन, बेरियम। कॉपर, हीलियम, आयोडीन, बेरियम। कॉपर का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम? Cu, सिंगल एटम रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब मोनोएटॉमिक एलिमेंट है। हीलियम जो है वो नोबल गैस है, किसी के साथ कंबाइन ही नहीं करती, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? He, मोनोएटॉमिक हो गई। आयोडीन का फॉर्मूला होता है I2, इट इज डायएटॉमिक। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हैलोजन फैमिली में होता है और सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। बेरियम मेटल है, फॉर्मूला Ba। तो बाकी सारे जो है वो सिंगल एटम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आयोडीन जो है वो डायएटॉमिक होता है, ऑप्शन आ जाएगा I2, दैट इज थर्ड ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल। कौन सा ऑर्डर सही है जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। जिंक, कॉपर, सिल्वर। बी ऑप्शन, सिल्वर, कॉपर, जिंक। कॉपर, जिंक, सिल्वर, और डी ऑप्शन दिया कॉपर, सिल्वर, जिंक। तो देखो बच्चों,
हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी है और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। नीचे की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती है। इस सीरीज में जिंक पहले आता है, इसके बाद में आता है कॉपर और इसके बाद में आता है सिल्वर। तो जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कौन शो कर रहा है? जिंक। इसके बाद में क्या आया? कॉपर, फिर आया सिल्वर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जिंक, कॉपर और सिल्वर, आंसर ए। तो ये 10th क्लास का बच्चा भी आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इनमें से? तो देखो क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। CO2, NO, मीथेन, ऑक्सीजन। बायोगैस का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट CO2, सॉरी पहला दिया था CO2, दूसरा है NO, तीसरा है CH4 और चौथा है O2। तो बच्चों ये क्लास आप 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हो, बायो के अंदर भी पढ़ा होगा आपने कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है बायोगैस का दैट इज मीथेन। तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन कवर्ड। इस क्वेश्चन नंबर 2019 के पेपर में ये सभी क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें से मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इनको एक बार फिर से आप देख लेना, किसी में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।